हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे पैवलोव के प्रयोग का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट और अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नियंत्रक तत्व, कंट्रोलिंग एलिमेंट्स ऑफ कंडीशंस रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैवलोव के प्रयोग का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट। पैवलोव ने अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया है कि कभी भी किसी प्राणी के सामने जब स्वाभाविक उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है या फिर प्राकृतिक उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी उसके लिए प्रतिक्रिया स्वरूप में स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही करता है। जैसे कि पैवलोव के प्रयोग में हमने देखा कि जब भूखे कुत्ते के सामने भोजन दिया जाता है तो वह कुत्ता उसमें प्रतिक्रिया स्वरूप लार टपकाता है। ठीक उसी प्रकार पैवलोव यह भी बताया है कि प्राणी के सामने जब अस्वाभाविक उद्दीपन या अप्राकृतिक उद्दीपन को दिया जाता है तो प्राणी उसके लिए भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को ही दर्शाता है। जैसे कि अगर कुत्ते के सामने घंटी की आवाज़ को दिया जाए तो वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में अपने कान को खड़ा करता है। ये जो कान खड़ा करने की प्रक्रिया है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है कुत्ते के द्वारा। लेकिन पैवलोव ये भी कहते हैं कि जब इस तरह के दो उद्दीपन, एक स्वाभाविक और दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपन को किसी प्राणी के सामने दिया जाता है तो वह प्राणी उसके लिए भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही करता है। जैसे कि कुत्ते के सामने में जब भोजन रखा जाता है और साथ साथ में घंटी को बजाया जाता है तो पहले वह उसको घंटी को नहीं पहचानता है और डरने की या कान खड़े करने जैसी प्रतिक्रियाएं करता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रतिक्रिया या ये प्रयोग आगे को बढ़ता जाता है, यह अभ्यास आगे बढ़ता जाता है, बार बार होने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि कुत्ता उस भोजन के बदले में घंटी की आवाज़ में प्रतिक्रिया के स्वरूप में लार को गिराने लगता है। तो यहाँ जो लार को गिराना तब होता है जब घंटी का ही बजना हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपन के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया कुत्ता करने लगता है। तो ऐसी जब प्रक्रिया होती है, अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया जब एक प्राणी में होने लगता है तो ऐसी प्रक्रियाओं को ही सीखना कहते हैं, या फिर ऐसी प्रक्रियाओं को ही अनुकूलन कहा जाता है। इस अनुकूलन के द्वारा ही एक प्राणी बहुत सारी बातों को सीखता है। यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि भोजन है और अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो कि लार का बहना है। अब जब अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ साथ में कंडीशन स्टिमुलस को साथ में दिया जाता है तो जिसको कि हम लोग भोजन के रूप में और घंटी के रूप में दिया जा रहा है, तो प्रतिक्रिया के रूप में लार का बहना या अनकंडीशन रिस्पॉन्स का होना होता है। और जब केवल कंडीशंस रिस्पॉन्स या घंटी के ही बजने पे कंडीशंस स्टिमुलस या घंटी के बजने पे ही कंडीशंस रिस्पॉन्स या लार का बहना हो जाता है, तो इस तरह के अनुकूलित व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है या अधिगम कहा जाता है या लर्निंग कहा जाता है। तो यहाँ पे पैवलोव ने इसी बात को सीधे रूप में ये बताया है कि किस प्रकार से एक मनुष्य अनुबंधन से सीख जाता है, एक बार बार के अभ्यास से सीख जाता है। ये बात हो गई पैवलोव के प्रयोग का विश्लेषण। अब हम लोग आगे की बात में आएंगे, अनुबंधित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं जो कि सीखने को प्रभावित करती हैं या फिर केवल उसी बात को प्रभावित करती है जो कि अनुबंधित अनुक्रिया के द्वारा
होती है। तो सबसे पहला है स्वाभाविक उद्दीपन की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ऑफ नेचुरल और अनकंडीशनड स्टिमुलस। यहाँ पे उम, ये बताया जा रहा है कि स्वाभाविक अनुक्रिया या स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति होता है। स्वाभाविक अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपन के ही प्रति होता है। जब भी उद्दीपक या अनुक्रिया उत्पन्न की जाती है, उद्दीपक अनुक्रिया उत्पन्न की जाती है, या कह सकते हैं कि जितनी प्रभावशाली उद्दीपन होगी उतनी ही प्रभावशाली या उतनी ही जल्दी सीखने की प्रक्रिया या रिस्पॉन्स की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया की प्रक्रिया उतना ही ज़्यादा होगी। या फिर कह सकते हैं कि इसको साधारण भाषा में इस तरह से ले सकते हैं कि अगर ऐसा हो कि प्राणी के सामने में ऐसा उद्दीपक रखा जाए जो कि बहुत ही प्रभावशाली हो, तो उसके प्रति प्रतिक्रिया के रूप में वो प्राणी तुरंत ही रिएक्शन या रिएक्ट करता है। जैसे कि अगर कुत्ते को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और उसके सामने उसका मन पसंदीदा भोजन रख दिया जाए, तो वो उसके लिए बहुत ही जागरूक होकर के, बहुत ही इच्छुक होकर के वो अपना रिप्लाई उसके अनुसार से या उसके उस भोजन के प्रति प्रतिक्रिया करेगा या उतना ही जल्दी या इफ़ेक्टिवली लार को गिराएगा। तो ये स्वाभाविक उद्दीपन की प्रभावशीलता है। इसी प्रकार से सीखने के लिए बताया जाता है। दूसरा है अस्वाभाविक उद्दीपन की तीव्रता या संबंधता, इंटेंसिटी एंड एसोसिएटिवनेस ऑफ अननेचुरल और कंडीशनड स्टिमुलस। यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपन की जो तीव्रता है वह उसके बारे में बताया गया है। सभी तरह के अस्वाभाविक उद्दीपन से अनुबंधन नहीं निश्चित होते। जैसे कि हम लोगों ने विश्लेषण पावलोव के प्रयोग का विश्लेषण में जो प्रतिक्रिया देख रहे थे कि घंटी की आवाज़ में कुत्ता कान खड़े करता है और इस घंटी की आवाज़ के साथ भोजन को जब दे दिया गया है तो प्रतिक्रिया के रूप में कुत्ता लार टपकाया है। यहाँ इसी बात को बताया जा रहा है कि अस्वाभाविक उद्दीपन की तीव्रता का होना सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है या संबंध बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, या उससे स्वाभाविक प्रतिक्रिया के स्वाभाविक उद्दीपन के साथ जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि पावलोव का जो प्रयोग है उसमें घंटी की आवाज़ कुत्ते के मस्तिष्क को बहुत ही अधिक तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रभावित करती है और वो कुत्ता प्रतिक्रिया के रूप में अपने कानों को खड़ा कर देता है। कानों को खड़ा कर देता है, या फिर कह सकते हैं कि उस आवाज़ के प्रति वो आकृष्ट हो गया है, देखने लगा है, चौंक गया है, उस आवाज़ को ध्यान से सुन रहा है। अगर और साथ साथ में ये जो तेज आवाज़ है और उसके साथ साथ में भोजन को दिया गया, तो वो भोजन के साथ साथ आवाज़ को संबंध करते हुए आगे बढ़ा और भोजन के घंटी की आवाज़ के साथ ही लार को गिराने लगा। अगर इसी घंटी की आवाज़ धीमी गति की होती या कम होती और कुत्ते को उसके लिए कोई इफ़ेक्टिवनेस या प्रभावशीलता नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर कह सकते हैं कि अगर उस घंटी की आवाज़ से कुत्ता चौकन्ना नहीं होता, अलर्ट नहीं होता, तो कुत्ता उसके लिए अनुबंधन नहीं बना सकता। या फिर कह सकते हैं कि भोजन के साथ उस हल्के ध्वनि के घंटी के साथ कोई भी अनुबंधन नहीं बना सकता। वो घंटी का आवाज़ उसके लिए हमेशा के लिए नगण्य या ज़ीरो पॉइंट पे रहता और केवल वो भोजन के ही प्रति अपना रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया देता, आगे के ही भी अधिक प्रयासों के बावजूद भी। तो यहाँ ये देखने में आता है कि स्वाभाविक उद्दीपन की तीव्रता के साथ साथ उसका संबंधता भी होना चाहिए।
और इसी तीव्रता और संबंधता के साथ साथ ही मनुष्य कुछ भी सीख सकता है या जान सकता है। नेक्स्ट है उद्दीपनों के समय एवं क्रम में संबंध, सीक्वेंस एंड टाइम रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टिमुली। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि के लिए जो भी नया या अस्वाभाविक उद्दीपन को स्वाभाविक या मौलिक उद्दीपन के साथ साथ प्रस्तुत करते हैं, या पहले प्रस्तुत करते हैं या बाद में प्रस्तुत करते हैं। अधिकतर मौलिक उद्दीपन से पहले अस्वाभाविक उद्दीपन को, स्वाभाविक उद्दीपन से पहले अस्वाभाविक उद्दीपन को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से काम जो होता है वो अधिक ही प्रभावशाली होता है। और ये दोनों उद्दीपनों के साथ में किया गया जो टाइम इंटरवल है, ये दोनों चीज़ों को प्रेजेंट करने का जो टाइम इंटरवल है, इसका भी टाइम इंटरवल का जो लिमिट है वो जितना ही नियंत्रित समय का होगा उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली सीखने के लिए या उसके द्वारा अनुबंधित करने के लिए होगा। जैसे कि अगर अनुबंधित अनुक्रिया के समय में जब स्वाभाविक अनुबंधित अनुक्रिया के समय में अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ साथ में स्वाभाविक उद्दीपन को प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे कि प्रयोग में हम लोगों ने देखा कि पहले घंटी की आवाज़ आई जो कि अस्वाभाविक उद्दीपन था, और साथ साथ में स्वाभाविक उद्दीपन जो कि घंटी के थोड़ी देर बाद दिया गया। ये दोनों के साथ में जो टाइम इंटरवल था, जो समय का अंतराल था, ये समय का अंतराल भी होना एक अनुबंधन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। जैसे कि उद्दीपन, इस अनुबंधन में उद्दीपन के साथ में अगर तुरंत दे दिया जाता, अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ में तुरंत स्वाभाविक उद्दीपन को दे दिया जाता, तो शायद अनुबंधन या अनुकूलन उस अनुसार से कुत्ता नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे बात ये आ गई कि जब अनुबंधन हुआ, और इस अनुबंधन में तब हुआ जब अस्वाभाविक उद्दीपन के खास समय अंतराल के बाद, जैसे हम लोगों ने प्रयोग में देखा 3 या 4 सेकंड के बाद, उसके बाद 2 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, इस तरह के समय अंतराल के बाद जब दिया गया तो प्राणी उसके साथ में बहुत ही गहराई से अनुबंधन को बनाने सका, अनुबंधन को करने सका। इस तरह से वो अनुबंधन बहुत ही मजबूत और एक प्रभावशाली हुआ। लेकिन अगर ये दोनों समय अंतराल काफ़ी देर तक का होता, काफ़ी लंबा होता या काफ़ी छोटा होता, तो ये जो समय अंतराल है ये उससे अनुबंधन बनाने में उतना ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध नहीं होता, और प्राणी का उसके अनुसार से अनुकूलन होना मुश्किल होता है, या लंबा होता है, या देर होता। इस तरह की बातें देखने में सामने में आती। तो जो कि यहाँ पे इसलिए ये बताया गया है, नियंत्रक तत्वों में ये बताया गया है कि उद्दीपन में समय और क्रम का संबंध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है उद्दीपनों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली। यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली या उद्दीपनों की प्रवृत्ति को इसलिए कहा गया है कि इसमें बार बार पुनरावृत्ति या बार बार रिपीटेशन होने से काफ़ी अधिक प्रभावित या प्रभावशाली अनुबंधन होता है। जैसे कि अगर हमारे सामने एक नया उद्दीपक है या अस्वाभाविक उद्दीपन है, और उसके साथ साथ हम लोग स्वाभाविक उद्दीपन या फिर कह सकते हैं मौलिक उद्दीपन को प्रस्तुत करते हैं, ये एक बार नहीं अनेक बार होता है। रिपीटेशन के दौरान अनेक बार, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, अनेकों बार जब रिपीटेशन होता है एक खास अंतराल में, ये खास अंतराल भी मतलब आज हुआ और 4 दिन के बाद होगा, फिर उसके आगे 10 दिन के बाद होगा, ऐसा नहीं। ये अभ्यास जो है एक नियत समय के बाद ये रिपीट एंड रिपीट होता जाएगा अंतराल पे।
तो ये अनुक्रिया उत्पन्न होने लगती है। उसके साथ क्योंकि अनुबंधन स्थापित हो जाता है और ये अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा, ये अनुबंधन के द्वारा अनुक्रिया उत्पन्न होने लगती है, प्रतिक्रिया उसके अनुसार से होने लगता है। बार बार के अभ्यास के द्वारा कुत्ता ये समझ जाता है, जब उसके सामने भोजन के साथ घंटी के साथ भोजन, घंटी के साथ भोजन जब हर बार दिया जाता है तो उसको पता चल जाता है कि अब घंटी मिल रहा है तो मतलब कि अब भोजन आएगा, और घंटी के ही साथ में वो अपना लार निकालने लगता है। तो ये जो पुनरावृत्ति बार बार हुई है, तो वो फर्स्ट सिम्टम या पहला उद्दीपक को ही, जो कि अस्वाभाविक उद्दीपक है, उसी के साथ में वो लार को गिराने लगता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक उद्दीपक, इमोशनल स्टिमुली। संवेगात्मक उद्दीपक में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई आवश्यकता होती है किसी प्राणी के लिए, तो उसके पूर्ति के लिए बहुत सारे उद्दीपन वातावरण में प्रस्तुत रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ये जो उद्दीपन का जो इफ़ेक्टिवनेस है, प्रभाव है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कुछ उद्दीपन ऐसे होते हैं जो कि प्राणी को कुछ आवश्यकताओं की पुष्टि कर देते हैं, कुछ आवश्यकताओं को संतुष्ट कर देते हैं, और कुछ उद्दीपक ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे बातें होती हैं जिससे कि कुछ ही आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है, और कुछ उद्दीपक ऐसे होते हैं जो कि अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। बहुत सारे प्राणी इसलिए ऐसा होता है कि जिस कम उद्दीपन से उसके सारे प्रयोग या सारे आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है, उसी को ही वो अपने लिए प्रयोग में बार बार लेके आते हैं। और इसी बात को कम काम से, कम उद्दीपन से अनेक बातों की संतुष्टि जब किसी प्राणी को होने लगती है, तो उसी उद्दीपक को वो अपनाता है, और इसी को उद्दीपकों के संवेगात्मक उद्दीपक कहते हैं। जैसे अगर किसी एक काम को, किसी एक उद्दीपक से अनेकों काम होते जा रहे हैं, तो केवल एक उद्दीपक को ही पकड़े रहना ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम लोग छोटे बच्चे की तरफ में देखेंगे, तो अगर छोटा बच्चा अगर धीरे से चिल्लाता है, मम्मी कहता है, और केवल मम्मी आ जाती है, तो ठीक है। लेकिन अगर उसके मात्र जोर से चिल्लाने में पूरा परिवार आ जाता है, तो अब वो बच्चा अपने लिए अटेंशन पाने के लिए केवल मम्मी नहीं कहेगा, वो केवल चिल्लाएगा ताकि पूरा परिवार उसके आगे इकट्ठा हो जाए और उसको खूब सारा अटेंशन मिले। तो बच्चा आगे के समय में अटेंशन चाहने के लिए केवल चिल्लाएगा मम्मी कहने की अपेक्षा। हाँ, कभी कभार ऐसा देखने को आया है कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मम्मी को बुलाया जाता है, लेकिन पूरी तरह से अटेंशन पाने के लिए, परिवार से अटेंशन पाने के लिए वो इस तरह के कामों को करता है। नेक्स्ट है पुनर्बलन या संतोषप्रद परिणाम की आशा, एक्सपेक्टेड रीइंफोर्समेंट और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। प्रायः देखा गया है कि जिस काम को करने से संतुष्टि मिलती है, या सुखद अनुभव होता है, या सुखद परिणाम मिलता है, उसके लिए व्यक्ति बार बार काम करने लगता है, बार बार कार्य करने लगता है। ये संतोषजनक काम जो है, संतुष्टि जो है, वो एक व्यक्ति में प्रोत्साहन का काम करता है, और प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रेरित होकर के ही बार बार आगे को भी काम करना चाहता है, क्योंकि उससे उसे संतुष्टि मिलती है, संतोषजनक परिणाम मिलता है, इसलिए वो उसी प्रकार से काम करता है। यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार से पुनर्बलन या संतोषप्रद परिणाम की आशा के अनुसार से यह बता रहा है
कि एक मनुष्य के सामने जब कोई उद्दीपन इस प्रकार का हो जिससे कि उसे संतोषप्रद परिणाम मिले या संतोषप्रद प्रतिक्रिया मिले, तो वो केवल किसी आवश्यकता के लिए उसी उद्दीपक को अपनाता है जिससे कि वो उसे संतोषप्रद परिणाम मिले, जिससे उसे खुशी मिले, जिससे उसको सुविधा मिले, और उसी परिणाम को अपनाते हुए वो काम करता है, उसी से वो रीइंफोर्समेंट लेता है। जैसे कि हम लोगों ने प्रयोग में देखा है कि हम कुत्ते के सामने में उद्दीपक के रूप में भोजन रखा गया है, और वो भोजन जो है भोजन के मिलने के बाद प्रतिक्रिया के रूप में लार टपकाने लगता है। कुत्ता जो है लार टपकाने लगता है। अब उसके सामने उद्दीपक है, घंटी है, और घंटी के रूप में प्रतिक्रिया के रूप में कुत्ता जो है वो लार टपकाने लगता है। अब उसे भोजन की ज़रूरत नहीं है, अब उसे केवल जानकारी के रूप में कि घंटी बज गया है, अब मेरे पास भोजन आने वाला है, केवल एकमात्र जानकारी उसके लिए एक प्रोत्साहन का काम करता है, एक पुनर्बलन का काम करता है वो घंटी की आवाज़, कि अब मेरे पास भोजन आ रहा है। और केवल घंटी के बजने पे ही वो अपना प्रतिक्रिया दर्शाता है, लार निकालने के रूप में, लार टपकाने के रूप में, या फिर कह सकते हैं लार बहाने के रूप